ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध की बात करें, उसमें भारत का जो स्टैंड है, इस सरकार का रुख बड़ा अजीब है कि किसी से ना बात करते हैं ना कुछ बताते हैं। और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वी विल नॉट बार्टर आवर फ्रीडम टू फूड। हमारी व्यवस्था वो नहीं थी हम खुद अपना पेट भर सकें, तब भी क्या झुके नहीं। आप जो चाहेंगे वो हमसे करा लेंगे, वो ऐसा हमने स्वीकार नहीं। ट्रंप जो हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट, डिस्ट्रॉय कर सकता हूं पीएम मोदी का पॉलिटिकल करियर, हम कुछ नहीं बोलते हैं। हम चाहते हैं कि अपने देश की जो सरकार है उसको हम समर्थन दें। नरेंद्र मोदी जहां जहां विदेश यात्राओं पे गए, मतलब अलग अलग देशों का जब उन्होंने दौरा किया, उसके बाद सबसे बड़े लाभार्थी बनकर उभरे गौतम अडानी। भारतीय प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है और दायित्व है वो नहीं निभा रहे, फिर आप पक्षपात कर रहे हैं, आप किसी दोस्त को आगे बढ़ा रहे हैं। जब यूपीए का दौर था तो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, एक नैरेटिव सेट किया गया। तो आंदोलन बड़ा शानदार चला, उसके पीछे क्या ताकतें थी? हम ये ना भूलें कि जो आंदोलन हमारे, आप लोग इतने सालों तक सत्ता में रहे, क्यों इंस्टीट्यूशंस कैप्चर हो गई, क्यों सांप्रदायिकता इस लेवल तक बढ़ गई, क्यों मीडिया स्वतंत्र नहीं रह पाया? अयोध्या का जो पूरा फैसला आया और जिस बेंच ने किया, उसमें से 3 लोग पोस्ट रिटायरमेंट, बहुत कुछ उन्हें मिला। कानून में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि जन्मभूमि कहकर आप उसको ले सकें। और चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? कि चुनाव बहुत कठिन होता जा रहा है। अब एक समय था कि हम बिल्कुल आंख बंद करके उतर जाते थे कि चलो भाई चुनाव लड़ना है, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 8 महीने लगे। वोट चोरी का अगर आपको अंदेशा है तो लड़ते क्यों? हम हट जाएं, हम लड़े ना। कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे जो हो रहा है इस देश में? नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि पावर प्ले के एपिसोड्स में हम चर्चा करते हैं पावर इक्वेशंस की, और पावर इक्वेशंस में क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो पावर इक्वेशंस को बदल रहे हैं। और पावर इक्वेशंस को डिफाइन करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो डोमेस्टिकली भी जनरेट होते हैं और इंटरनेशनली भी, ग्लोबली भी। और बहुत सारी वल्नरेबिलिटी दोनों ही मार्केट्स में दिख रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी, डोमेस्टिक मार्केट में भी। पॉलिटिकली बहुत कुछ हो रहा है और सारी चीज़ों को समझना बहुत गहराई तक जाने का मामला है। गहरे गोते लगाना पड़ेगा और गहरे गोते लगाते हुए हम समझ पाएँ, इसलिए ज़रूरी है वैसे गेस्ट्स जो बहुत अच्छे से, बारीकी से इन सब चीज़ों को समझते हैं। और मुझे लगता है आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता है। ग्लोबल एरिना में इंडिया की स्टैंडिंग क्या है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंडिया की स्थिति क्या है, उस सबको समझने के लिए हमारे साथ वेटरन पॉलिटिशियन, पूर्व विदेश मंत्री, माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। तो सर, ये जो एपिसोड है पावर प्ले के तहत हम लोग शूट कर रहे हैं। पावर प्ले हमने नाम इसलिए रखा क्योंकि सत्ता जो है जी, उसका खेल बड़ा अजीब होता है और ग्लोबली भी डिफाइन होता है, डोमेस्टिकली भी डिफाइन होता है। तो आप ये हो जाए, ग्लोबल मार्केट में या ग्लोबल स्थिति में, प्लेटफॉर्म पर जो पावर इक्वेशंस बदल रहे हैं, वहाँ फिलहाल हिंदुस्तान को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, अभी कहना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा अभी कोई कह नहीं सकता। और पूरी दुनिया में, जिसमें आप लैटिन अमेरिका को ले लें, आप यूरोप को ले लें और यूरोप के साथ अमेरिका को ले लें, इधर चीन और रूस को ले लें, फिर जो वेस्ट एशिया में हुआ है उसको आप ले लें, तो इतनी उथल पुथल है चारों तरफ कि अभी किसी को ये अनुमान लगाना कि ये कहाँ पर हम जाकर रुक पाएंगे और क्या स्थिति बन पाएगी। ये सब लोग मानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक व्यवस्था थी, इस विश्व में एक व्यवस्था बनी थी जिसको वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। तो जो विश्व व्यवस्था थी वो अब सब भी लोग मान रहे हैं कि वो ख़त्म हो चुकी है। पहले उसका एक बहुत बड़ा अंग था जिसे कोल्ड वॉर कहा करते थे, अमेरिका का ब्लॉक और रूस का ब्लॉक, और उन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो तनाव होता था, और उससे हम लोग अलग रहे। हमने नैम मूवमेंट में रहकर उससे अलग रहना पसंद किया। तो वो फिर समाप्त हुआ जब रूस नहीं रहा, सोवियत यूनियन की जगह रूस बन गया और वहाँ बिखराव हुआ। और जो ईस्ट यूरोप के जो देश थे जो उनके प्रभाव में रहते थे वो उससे अलग हुए। तो एक जो उसका अंग था वो वहाँ समाप्त हुआ। अब उसके बाद फिर ये माना जा रहा है कि कोल्ड वॉर समाप्त होने के बाद अब कोई विश्व में कोई एक अकेली ऐसी कोई शक्ति नहीं है
जो यूनिपोलर वर्ल्ड कहा जा सके या बाइपोलर वर्ल्ड जिसको कहा जा सके, तो अलग अलग शक्ति स्थान जो बन रहे हैं उसमें भारत भी एक हो सकता है, लेकिन वो स्थिति अभी जो है बहुत क्लियर नहीं है, अभी वो बन नहीं पाई। बहुत कुछ ऐसा है कि उसमें ये मान के चलिए कि उथल पुथल चल रही है। अब वो कहाँ पर, जैसा मैंने कहा कि ऊँट किस करवट बैठता है, इसको देखना पड़ेगा। अच्छा, तो भारत का जो स्टैंड रहा है सर, अगर हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध की बात करें, उसमें भारत का जो स्टैंड है वो आप कैसे उसको परसीव करते हैं? देखिए, हम लोग जिस पार्टी में मैं हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, हम इस जो भारत ने जो रुख अपनाया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। और उससे संतुष्ट इसलिए नहीं है कि ऐसा लगता है कि हम स्वतः अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जो हमने हमेशा नैम मूवमेंट के माध्यम से लिया था कि हम ये मानकर कि क्या सही है, क्या उचित है, हमको वो करना चाहिए और किसी के दबाव में या किसी के लगाव में हमको कुछ नहीं करना चाहिए। तो वो स्थिति जो है आज उत्पन्न नहीं हो पा रही है और भारत खुलकर मुखर कर अपनी बात नहीं कह पा रहा है। भारत का एक विश्व पटल पे भारत का एक स्थान है और रहा है, और ऐसा नहीं कि वो 14 से ही रहा है, वो पहले से रहा है। जब हम नैम मूवमेंट में थे तब से रहा है, जब हम इतने आर्थिक रूप से इतने शक्तिशाली नहीं थे तब भी वो हमारा स्थान विश्व में था और हम अपनी बात कहते थे और हमारी बात को लोग बहुत गंभीरता से लेते थे और सुनते थे। लेकिन जब यूरोप में युद्ध हुआ, जब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ, तो ऐसा लगा कि भारत कुछ कह नहीं पा रहा है। जब गाज़ा पर आक्रमण हुआ और जब गाज़ा की स्थिति बिगड़ी तो ऐसा लगा कि हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। फिर जब ईरान और इज़राइल के बीच में युद्ध हुआ और अमेरिका उसमें हस्तक्षेप करने पहुंचा, तो ऐसा लगा कि हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पुराने संबंध ईरान से भी हैं, हमारी मित्रता इज़राइल के साथ भी है और इज़राइल के साथ हमारे संबंध हैं। और ये संबंध आज के नहीं है, ये हमारे समय से ये संबंध है और वो संबंध रखना जो हमारे लिए अनिवार्य है, इसको हम मानते हैं। और फिर दूसरी तरफ अमेरिका भी है, लेकिन कहाँ खुलकर हमको अपना कोई मित्र भी है उससे सही सुझाव देना या सही परामर्श उसको देना, इसमें हम कैसे चूक गए, ये हमें लगता है कि भारत के लिए एक दुख का विषय है। सर, आप पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, अब सारी ये विदेश नीतियाँ और विदेशों के साथ कैसा संबंध हो ये सब आप देखा करते थे। आप कह रहे हैं कि हम खुल के कह नहीं पा रहे हैं, आपकी पार्टी, आपके नेता पीएम इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, ये पूरा कैंपेन भी चला, क्यों नहीं कह पा रहे हैं खुल के हम? तो ये है ना, ये एक प्रश्न है, इसको हम कहेंगे तो हमसे कहा जाएगा कि आप पक्षपात कर रहे हैं, आप अपने देश के हित के विरोध में बात कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि ये बात वास्तविकता है, सब देख सकते हैं कि हम खुलकर नहीं बोल रहे हैं। और ये भी सच है कि हर बात खुलकर नहीं कही जाती है, कुछ बातों को गोपनीय रखा जाता है, बंद कमरों में की जाती हैं। लेकिन जब ऐसा होता है तो फिर आप कहीं ना कहीं उसके कुछ संकेत देते हैं। हम जब सरकार में रहे तो हमने हमेशा विपक्ष के लोगों को बुलाकर उनको समझाया कि हम जो कर रहे हैं वो तो क्यों कर रहे हैं। जब हमने ये निर्णय लिया था कि हम अमेरिका के साथ हम न्यूक्लियर एग्रीमेंट करेंगे, तो हमने विपक्ष को बुलाकर उनको समझाया था। जब भी कोई ऐसा कोई अनुभव हमको हुआ या जिस अनुभव को हमको की आवश्यकता हुई, तो हमने विपक्ष के नेताओं को बुलाकर उनको समझाया था। लेकिन इस सरकार का रुख बड़ा अजीब है कि किसी से ना बात करते हैं, ना कुछ बताते हैं। चीन के साथ युद्ध हुआ, क्या हुआ, उसमें हमने किस तरह से उसको फिर से ठीक करा पाए कि नहीं करा पाए, इस पर कुछ हमको बताते नहीं हैं। अमेरिका के साथ जो भी हमारे समझौते हैं उन पर अमेरिका ने मुकर कर हमसे क्या हमारे संबंध में उन्होंने निर्णय लिए हैं, उस पर हम अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते हैं। ट्रेड टैरिफ्स के बारे में जब हम पर इतना बड़ा टैरिफ लगाया गया तो क्यों लगाया गया, इस पर हम खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। तो ये दुख का विषय है कि हम खुलकर एक दूसरे से अपने घर में ही नहीं बात कर पा रहे हैं। तो अगर हम एक दूसरे से अच्छी तरह से और मजबूती से बात नहीं करेंगे तो हम बाहर के लोगों से कैसे बात कर पाएंगे? मेरा सवाल यही है, हम बात नहीं कर पा रहे हैं, फैक्ट्स जो हैं वो सबके सामने हैं। मैं जब पढ़ रहा था तो जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ एक किस्सा मैंने पढ़ा। जब खाद्यान्न का संकट था, हम नए नए आज़ाद हुए थे, अमेरिका से मदद मांगी गई, हम नॉन अलाइन मूवमेंट के नेता थे और अमेरिकी संसद में ये बात कही गई कि भाई इस वक्त भारत को ज़रूरत है, इन पर दबाव डाला जा सकता है कि हमारी तरफ आएँ। और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वी विल नॉट बार्टर आवर फ्रीडम टू फूड। ये स्टैंड था। देखिए बात बड़ी स्पष्ट थी ना। जब हमको खदान की आवश्यकता थी, जब हम भूखे थे
और उस समय हमारी व्यवस्था वो नहीं थी कि हम खुद अपना पेट भर सकें। तब भी और जब हमने उनको ये आवेदन किया कि हमको आप अपनी तरफ से बीट दे दीजिए, तब भी हमने उनसे ये नहीं स्वीकार किया कि नहीं। आप जो चाहेंगे वो हमसे करा लेंगे, वो ऐसा हमने स्वीकार नहीं किया। सिमिलर सर इंदिरा गांधी वाले केस में भी होता है, जब ईस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाला पूरा जो कहानी है हकीकत जब सातवीं बेड़ा जब आया था तब भी हम झुके नहीं, हमने वही किया जो हम समझते थे कि उचित है और सही है जी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ट्रंप जो हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट, वो कहते हैं मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूं पीएम मोदी का पॉलिटिकल करियर, हम कुछ नहीं बोलते हैं, ट्रेड डील हम कर लेते हैं। अमेरिका कहता है रशिया से तेल मत खरीदो, हम खरीदना बंद कर देते हैं। वो कहता है कि हम तुमको रियायत दे रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अमेरिका हमको डिक्टेट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी जो घोषणा, इसी विषय को लेकर हमको कष्ट है और बड़ा खेद है, और हम चाहते हैं कि अपनी देश की जो सरकार है उसको हम समर्थन दें। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन बताइए तो कि आपको कष्ट क्या है, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, आप कम से कम बताएं, सच्चाई हमारे साथ साझी करें, और आप साझी जब सच्चाई करेंगे तब हम पूरा समर्थन आपको दे सकेंगे। लेकिन हमें बताते नहीं हैं, तो अब हमको कहीं दुनिया में कहीं ना कहीं से कोई अगर सूचना आती है और उस सूचना पर हम कोई कार्रवाई करना चाहते हैं या हम कुछ कहते हैं, तो फिर आप ये कहते हैं कि हम आपको धोखा दे रहे हैं या हम आपको पीछे हटा रहे हैं। आप लोग देशद्रोही हो जाते हैं उस वक्त। अब देशद्रोही को मैं उनका शब्द है, मैं उसको यूज़ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कहते हैं कि देशद्रोही हो गए। एक लोकतंत्र में आप अपनी खुल के बात ना कह पाओ तो कैसा लोकतंत्र है? एक दोस्त को उसकी गलती ना बता पाओ तो कैसी दोस्ती है? ये हमारे लिए बड़े बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सर प्रश्न जो है वो मैं करूंगा आपसे, मुझे चाहिए जवाब। चलिए, है ना? लीजिए। दो कारण जो आपके नेता हैं वो भी बताते हैं कि दो कारण हो सकते हैं। एक तो अडानी वाला प्रकरण, क्योंकि अमेरिका में केस तो चल ही रहा था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में, अब तो खैर डिस्पोज ऑफ हो गया। रिश्वत वाला केस लगभग रिश्वत देकर डिस्पोज ऑफ होता है। दूसरा एप्स्टीन फाइल, उसने भी काफ़ी राउंड्स बनाए, काफ़ी फ्लूट हुआ। ये क्या आपको क्या लगता है इन दोनों कारणों में कितना दम है? देखिए, मेरे लिए जो सवाल है वो ये है कि अगर ये कारण नहीं है तो फिर क्या है कारण? मतलब कोई ना कोई कारण होता है ना, किसी के व्यवहार का, किसी के रिएक्शन का कोई कारण होता है। तो अगर ये कारण नहीं है तो क्या है? आप डरते हैं, ऐसे ही डरते हैं, फजूल में डरते हैं, या कोई कारण है? और कोई कारण है तो बताइए, उस कारण को दूर करने का क्या हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है, उस उपाय पर हम तो बात करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि सबसे प्रमुख और सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो हमारे देश की अस्मिता की बात है। देश की अस्मिता पर आँच ना आए, उस पर प्रश्न चिन्ह ना लगे, ये हमारा कर्तव्य बनता है। एज एन ऑपोजिशन, एज अ भारतीय हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको सबसे पहले हम एड्रेस करें। आपके नेता ये कहते हैं कि मोदी इसलिए क्यों चुप हैं, इसका कारण नरेंद्र मोदी को भी पता है और मुझे भी पता है, हम दोनों को पता है। आपकी पार्टी को कितना पता है? देखिए, हमारे नेता जो हैं बहुत कुछ बातें कहते हैं, इशारा हमारी तरफ भी करते हैं, हमसे भी कहते हैं कि ये इशारा है, और हम ये मानते हैं कि हमारा नेता जो जानता है वो सही उचित समय पर हमारा नेता हमको बताएगा, हमसे साझा करेगा। लेकिन हमको कॉन्फिडेंस अपने नेता में है कि जो भी उचित होगा और इस देश के हित में होगा वही हमारा नेता करेगा, और इसीलिए उनको हम अपना नेता मानते हैं, इसीलिए हम उनके पीछे चलते हैं। सर एक पैटर्न दिखता है, नरेंद्र मोदी जहाँ जहाँ विदेश यात्राओं पे गए, मतलब अलग अलग देशों का जब उन्होंने दौरा किया, उसके बाद सबसे बड़े लाभार्थी बनकर उभरे गौतम अडानी। तो क्या कारोबारी हित साधने के लिए जब आप विदेश दौरे करते हैं उससे हमारे विदेशी संबंधों पर असर पड़ता है? देखिए, हमको समस्या ये नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री जाएं और जो हमारे देश के बिजनेस के लोग हैं या इंडस्ट्री के लोग हैं उनको प्रोत्साहित करें और उनका सहयोग करें। इससे हमको कोई गुरेज नहीं है। सवाल इस बात का उठता है कि आप सिर्फ चयन करते हैं एक व्यक्ति विशेष को या एक ग्रुप विशेष को आप चयन करते हैं, तब आप भारतीय प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है और दायित्व है वो नहीं निभा रहे हैं। फिर आप पक्षपात कर रहे हैं, आप किसी दोस्त को आगे बढ़ा रहे हैं। आप जब दोस्त को बढ़ाते हैं तो क्यों बढ़ाते हैं, या आप किसी विशेष ग्रुप को बढ़ा रहे हैं तो क्यों बढ़ा रहे हैं, ये सवाल उठता है। सब लोगों को ले जाएं, हम लोग भी ले जाते थे जो
ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों को आप ले जाएं, उनको आप इंट्रोड्यूस करें और आप चाहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो व्यापार करें, तो वो देश के हित में होगा। तो हम सर्टनली ये चाहेंगे कि वो मिले। तो चाहे आप बाहर जाके किसी विशेष व्यक्ति को सारा काम दिलवाएं या आप उसको ही इस देश में सारा काम दिलवाएं, तो वो मैं मानता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। मोनोपोली का हमेशा विरोध हमने किया है, इस देश ने किया है, और मैं मानता हूँ कि आम जनता भी मोनोपोली का हमेशा विरोध करेगी। ठीक है, आप लोगों के दौर में जब विदेश यात्राएं होती थी तो मुझे याद, मनमोहन सिंह जब भी जाते तो जाने से पहले भी प्रेस से बात करते थे, आने के बाद भी बताते थे, जहाज़ में भी करते थे, जहाज़ में भी बात करते थे। क्यों ये खत्म हो गया? अब ये मुझसे क्या आप पूछ रहे हैं? ये तो आप उन लोगों से पूछिए जो हमारे बाद आए हैं, उनको किस बात का उनको डर है कि हम अगर बात करेंगे तो कुछ बात ऐसी निकलेगी जो बात को बिगाड़ेगी एक्सेट्रा। जब आप लोकतंत्र में होते हैं तो पारदर्शिता के लिए आप हमेशा पूरी बात अपनी रखते हैं और उसको सुलझे हुए तरीके से आप रखें ताकि लोग उसको एक्सेप्ट करें। अगर उसको अस्वीकार भी लोग करते हैं तब भी ऐसा ना हो कि वो लगे कि एक हंगामा हो गया। एक लोकतंत्र में दो पक्ष होते हैं, कई लोग अपनी अपनी राय रखते हैं और हर एक की राय का अपना महत्व होता है। उसके बाद फिर आम जनता फैसला करती है कि किसकी राय में कितना दम है और किसकी राय जो है वो पुख्ता है। नॉर्वे गए थे प्रधानमंत्री मोदी, वहाँ एक सवाल पूछा गया, मुझे लगता है कि आपको जानकारी तो होगी। एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड, इससे आप सवाल क्यों नहीं लेते? इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, अधिकारी थे, वो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्फ्रंटेशन के मूड पे आ जाते हैं। तो आप एक फॉर्मर विदेश मंत्री रहे हैं, उस लिहाज से आप बताइए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर चीज़ में हम लोग, जब मैं तो रह चुका हूँ इस मिनिस्ट्री में, तो हमारा जो पहला प्रयास होता है वो ये होता है कि देश की अस्मिता को और देश की रेपुटेशन को कोई ठेस ना लगे। लेकिन ठेस ना लगे और आपका सही प्रोजेक्शन हो सके, विश्व भर में आपका सही प्रोजेक्शन हो सके और देश में आपका सही प्रोजेक्शन हो सके, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसको लठ लेकर लड़ना शुरू कर देना चाहिए या उसको मुस्कुरा के अपनी बात बतानी चाहिए? परसुएसिव होना चाहिए, अपनी बात समझाने का प्रयास करना चाहिए। आखिर क्या बात है, क्यों नहीं इस बात को ऐसे करने की उन लोगों ने इच्छा दिखाई और क्यों नहीं इसका प्रयास किया कि वो बात समझाते? हो सकता है, हम नहीं जानते हैं, हो सकता है कोई कारण होता है जिस कारणवश प्रधानमंत्री ने या प्रधानमंत्री के साथ जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा हो कि नहीं, इसका जवाब मत दीजिए। मैं रह चुका हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब यहाँ पर बहुत बड़े घटनाएं यहाँ घटी थी। आपको याद होगा जब इंडिया गेट पर सारे बच्चे आए थे और वो घटना घटी थी रामलीला मैदान में, अन्ना अगेंस्ट करप्शन से पहले, जब यहाँ पर वो एक बच्ची के साथ निर्भया का जो केस था, तो उसका जर्मनी में सवाल पूछा गया था और उसको प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था। इसलिए दिया था कि जो वास्तविकता है उससे आप बच नहीं सकते हैं, उससे आप उसको छुपा नहीं सकते हैं। वास्तविकता, पारदर्शिता के साथ आप उसको फेस करें, उसका जवाब दें, तो लोग उस बात को सराहते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। और ये बहरहाल ये हमारी समझ है और हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अब इनकी क्या है वो आप देख ही रहे हैं। इंटरनेशनली जो स्थितियां पैदा होती हैं सर, उसका डोमेस्टिक राजनीति पे भी असर तो पड़ता ही है। आपने एक चिंता जाहिर की थी बांग्लादेश में जब वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे और हुकूमत में बदलाव आया था कि कहीं ऐसा हिंदुस्तान में भी ना हो जाए। नेपाल में भी हमने वायलेंट प्रोटेस्ट देखे और अभी एक कॉकरोच जनता पार्टी, आपने सुना ही होगा, 6 जून को जंतर मंतर पे आ भी रहे हैं। तो उन चिंताओं को अभी बल मिला है, वो चिंता और मजबूत हुए हैं या चिंता कमजोर? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी तो अभी 2-4-10 दिन की बात है जो वो उत्पन्न हुए हैं, और वो क्यों हुए वो सब उसका जो परिप्रेक्ष्य है वो आप समझते जानते हैं। और नहीं, क्यों हुए आपको बताना होगा। क्यों हुए, देखिए, कब हुए वो अलग बात है और क्यों हुए वो अलग बात है। एक चीफ जस्टिस साहब ने कोई बात कही थी, उस पर इन लोगों ने उसको पकड़ के एक पूरी मूवमेंट चलाने का प्रयास किया है। लेकिन एक व्यक्ति विशेष कितना भी महत्वपूर्ण वो क्यों ना हो, उसकी एक कही हुई बात से एक मूवमेंट नहीं चलती है, एक आंदोलन नहीं चलता है। आंदोलन की ज़मीन होती है। आंदोलन पहले से उबल रहा होता है, तब वो फट कर ऊपर आता है। तो क्या ऐसा हुआ है?
अभी मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोगों को इतना कुछ डेटा मिल पाया है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। अब उनके जो प्रमुख लोग हैं वो अब आए हैं, वापस देश में आए हैं, और वो कहते हैं कि हम आएंगे, हम आंदोलन को सड़क पर लाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बेचैनी है देश में, आम धारणा जो देश में आज है वो बेचैनी है। जो बेचैनी आपको शायद चुनाव के रिजल्ट्स में नहीं दिखती, लेकिन बेचैनी है, हमको वो बेचैनी रोज़ दिखती है। और वो बेचैनी नौजवानों में ज़्यादा है। जो हो रहा है देश में नीट को लेकर आपने देखा, और इसी जो कॉकरोच पार्टी है इनका नीट से भी एक ख़ास संबंध है कि नीट को लेकर भी उन्होंने एक मुद्दा उठाया है। नीट को जो हुआ, बेरोज़गारी हो, बढ़ती हुई कीमतें हों, महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। और प्रश्न ये भी हैं कि पुलिस का व्यवहार, कहाँ पुलिस का व्यवहार क्या है, वो सारे प्रश्न हैं। और ये किसी भी सामाजिक न्याय की सरकार में और सामाजिक न्याय के किसी भी मूवमेंट में ये बातें बहुत प्रमुख होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब देखिए ये कितनी गहराई तक पहुंचती हैं, कहाँ तक पहुंचती हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक कर्तव्य, एक दायित्व हमारा है, एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमारा दायित्व बनता है कि हम भी इसी विषय को लेकर हम भी अपनी बात कहते रहें, पार्लियामेंट के अंदर कहें, पार्लियामेंट के बाहर कहें। लेकिन अगर और मूवमेंट्स भी उठाती हैं इस बात को, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक का अधिकार बनता है, हर एक का दायित्व बनता है, वो उठाएं इस बात को। फिर जनता किसको स्वीकार करेगी, किसको सराहेगी, ये आने वाला समय बताएगा। कॉज जो है उस पर बातचीत तो होनी चाहिए, और हर फ्रंट पे बातचीत कॉज पे होनी चाहिए। कॉज गलत भी निकल सकता है, बहुत सारे कॉज हैं जो बाद में पता लगता है कि ये गलत। मतलब आपकी बातचीत से ये लग रहा है कि आप अंदेशा जता रहे हैं कि ये कॉज गलत हो सकता है। मुझे नहीं मालूम, कोई कॉज गलत हो सकता है, हम गलत हो सकते हैं। कौन कह रहा है कि हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे सच्चे हैं। लेकिन प्रयास होना चाहिए कि हम अपने दिल को टटोल के अपने आप से ये पूछें कि जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं कि अपने देश और अपने समाज के बहबूदी के लिए कर रहे हैं। ये हम दिल को टटोल के एक दफ़ा अपने आप से ज़रूर पूछें। ये तो वर्तमान में जब हम कर रहे होते हैं तो टटोलना होता है, लेकिन अतीत में अगर कुछ हो चुका होता है तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमने गलत किया, सही कर सकते हैं। 2014 में क्या गलती हुई सर, क्यों हार गए आप? नहीं, देखिए इलेक्शन में कोई क्यों जीतता है और कोई क्यों हारता है, अगर हमको पूरी बात हमेशा पता रहे तो कोई ना जीते ना कोई हारे, आप समझे। लेकिन एक ध्रुवीकरण की एक राजनीतिक व्यवस्था बनाई गई इस देश में, और वो कितनी रही, कितनी नहीं रही और क्यों रही, वो एक प्रश्न है। ध्रुवीकरण हुआ। दूसरा प्रश्न इस बात का है कि अगर हम जिस हिसाब से चल रहे थे कि अगर पूरे देश की आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में थी और जिसको बहुमत मिला था, भारतीय जनता पार्टी 30-35% वोट ही ले पाती है। तो तब भी 60-65% वोट जो है वो औरों के पास रहता है, लेकिन वो बटा हुआ रहता है। तो हमने ये प्रयास किया कि कम से कम एक दफ़ा हम लोग सब साथ आएँ, इंडिया अलायंस बना, एक दफ़ा हम साथ आएँ और हम साथ मिलकर अगर लड़ेंगे तो संभवतः हम भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा सकेंगे। ये शुरू हुआ, बहुत अच्छा शुरू हुआ। उसके बाद नीतीश जी हमसे अलग हो गए, ममता जी भी कुछ हमसे दूरी बना के रखे, अलग ही दूरी बना अब तो आ रही हैं पास। नहीं, अब आ जाएं तो अच्छा है। मैं कह रहा हूँ कि फिर से अब हमको एक बार फिर से न्यू तक पहुंचकर और वहाँ से फिर उस घर को बनाने का प्रयास करना होगा जो हमने उस समय बनाने की कोशिश की थी, जिसमें से कुछ ईंटें इधर उधर निकल गई। तो हमने तब भी हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। भारतीय जनता पार्टी को हमने एक माइनॉरिटी पार्टी बना दिया। उनको अगर 2 अन्य पार्टियों का समर्थन ना मिला होता चुनाव के बाद तो वो सरकार नहीं बना सकती थी, सरकार हमारी बनती। लेकिन चलो, उनकी सरकार बन गई, उनका भी अलायंस की उनकी सरकार बनी, 2 पार्टियां उनको सहयोग दे रही हैं। नीतीश जी का उनको समर्थन रहा। अब टीडीपी का क्या नीतीश जी अभी भी सोचते हैं कि समर्थन सही था कि नहीं था, मैं कह नहीं सकता हूँ। टीडीपी का समर्थन रहा और अभी भी उनको समर्थन है। लेकिन अगर जिस परिप्रेक्ष्य में हमने जो स्कीम बनाई थी और जो हमने सोचा था, उसको एक बार फिर हम समझते हैं कि अगले चुनाव में वो फिर से किया जा सकता है। लेकिन मेहनत की आवश्यकता है, अभी मेहनत करनी पड़ेगी।
हम लोग एक साथ आ जाएं। पिछली बार हमने बहुत चाहा था कि 2-4 बड़े बड़े कार्यक्रम हों जिसमें सारी पार्टीज़ के लीडर्स एक ही मंच पर आएँ। वो नहीं हो पाए, एक कारण या कोई और कारण ऐसा रहा कि वो स्थगित होते रहे, वो बड़े कार्यक्रम नहीं हो पाए। बस चुनाव के समय जाके 2-4 कार्यक्रम हुए थे। तो अगर हम पहले से वो कार्यक्रम कर लेंगे और एक संदेश पूरे देश को दे सकेंगे तो मैं समझता हूँ को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सर एक चीज़ बताइए, जब यूपीए का दौर था तो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, एक नैरेटिव सेट किया गया, एक आंदोलन भी उठ खड़ा हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, और बहुत शानदार वो आंदोलन बड़ा शानदार चला। उसके पीछे क्या ताकतें थी या कैसे वो आंदोलन चला, कैसे चलने दिया, उस नैरेटिव को सेट कैसे होने दिया, तो मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम थी? देखिए ऐसा होता है कि जब आप बहुत समय तक आप सरकार में रहते लेकिन सर सवाल इसीलिए है क्योंकि 12 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ आप लोग बहुत सारे मुद्दे लेकर आए, चौकीदार ही चोर है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है, चाइना वाला पूरा मसला, इकोनॉमिक फ्रंट, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे लेकर आए, लेकिन वो कंट्री वाइड, नेशन वाइड एक नैरेटिव सेट नहीं कर पाए। क्यों? देखिए किया, जब हमने किया हो या हमने उसको सहयोग दिया था, जो आंदोलन किसानों का हुआ था वो बहुत कामयाब रहा। मोदी जी को पीछे हटना पड़ा उस आंदोलन के सामने। अब दूसरे आंदोलन आएंगे, आ रहे हैं, देखने में है कि कुछ आंदोलन और आ रहे हैं, देखिए उस पर पीछे हटते हैं कि नहीं हटते हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ी बात है कि हम ये ना भूलें कि जो आंदोलन हमारे सामने हुए थे और जिनका हमें सामना करना पड़ा था, उस समय हमको इंस्टीट्यूशनल उसका अटैक्स का भी सामना करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट हमारा विरोध कर रहा था इसको, टेलीफोन उसको लेकर के मामलों को लेकर, लेकिन उसमें एक व्यक्ति को सज़ा नहीं हुई है, एक व्यक्ति को उसमें सज़ा नहीं हुई है। जितने लोगों को सज़ा हो रही थी उसमें आपके दूसरे केसेस में सज़ा हो रही थी, वो एक एक करके छूटते जा रहे हैं। कलमाड़ी साहब हों या ए राजा हों, एक एक करके छूटते जा रहे हैं। तो अब उस समय हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, कोई नहीं तैयार था, इसलिए कि शायद सुप्रीम कोर्ट या और कोर्ट्स या और जगहें लोग ये सोचते थे। और हमने कभी कोशिश नहीं करी कि इंस्टीट्यूशनल कैप्चर करें, कि हम ये तय करें कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, हम ये तय करें कि सीबीआई क्या करेगी, वो हमने नहीं किया। यू रिग्रेट ऑफ नॉट डूइंग दैट? नहीं, रिग्रेट नहीं करते हैं। रिग्रेट इसलिए नहीं करते हैं कि वो हमारा कमिटमेंट था। इस मुल्क को इंस्टीट्यूशनल कैप्चर इस मुल्क का ना हो, वो हमारा कमिटमेंट है। अंग्रेज़ों को हटाना इसलिए नहीं था कि जो अंग्रेज़ करते थे वो हम करेंगे। हमने इसलिए हटाया था कि जब अंग्रेज़ हटेंगे तो फिर आवाम अपने निर्णय खुद कर सकेगी और आवाम के निर्णय का हम सम्मान करेंगे। हम अभी भी वही कहते हैं कि आवाम के निर्णय का सम्मान करो, और अगर आप सशक्त हो और अगर आप में आत्मविश्वास है तो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की आवश्यकता नहीं है। आप खड़े होइए और जीतिए, सब लोग आपकी ताली बजा के आपका स्वागत। 70 साल वाली बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन आज़ादी के बाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही है। आप लोग चाहते थे कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कैप्चर ना हो, और ऑब्वियसली भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो पूरा रहा वो केवल अंग्रेज़ों को हटाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक नई व्यवस्था के निर्माण की लड़ाई थी। संविधान आता है, सबको वोटिंग राइट मिलता है, जो बड़ा इनक्रेडिबल सा चीज़ था। आप लोग इतने सालों तक सत्ता में रहे, जो वैल्यूज़ आप लोग चाहते थे, जो आप कह रहे हैं, वो वैल्यूज़ इनकलकेट क्यों नहीं कर पाए? क्यों इंस्टीट्यूशंस कैप्चर हो गई? क्यों सांप्रदायिकता इस लेवल तक बढ़ गई? क्यों हर व्यक्ति जो है, मतलब हर व्यक्ति कहना तो खैर अप्रोप्रिएशन हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है नफरत की उस धारा में बह गए? क्यों मीडिया स्वतंत्र नहीं रह पाया? क्यों जुडिशरी में दिक्कतें आ रही हैं? क्यों हुआ ये सब? नहीं, देखिए क्यों, अगर हमको ये सारा जवाब इसका होता हमारे पास तो हम इसको ठीक करने में फ़ौरन लग जाते कि कहाँ कहाँ पर त्रुटि है, कहाँ कहाँ पर कमी है। अब हम एक बड़ा प्रश्न करते हैं, हमारा जो व्यवहार था मीडिया के संबंध में वो क्या था? मीडिया हमको अटैक करती थी तो हम मीडिया को वापस अटैक नहीं करते थे। आज क्या होता है, अब मीडिया आज अटैक करती है, कल बंद हो जाती है, कल उसको जेल भेज दिया जाता है। ये हमने नहीं किया। और मैं ये कहूँ कि 100% हमने हर काम सही किया था, ये भी नहीं सही होगा। हो सकता है हमारी भी गलतियाँ थी और हम गलतियों का खामियाजा हमको भुगतना चाहिए था और हमने भुगता, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता था कि हम गलती ना करें। प्रयास हमारा यही रहता था कि हम गलती ना करें। आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि हम गलती ना करें। वो ये समझते हैं कि गलती करना हमारा अधिकार है,
हम ये चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो, और हम इस बात को लेकर पूरे देश के सामने जा रहे हैं, जाते रहेंगे, और देश के सामने हमें पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन हमको देश इस बात पर अपनी सपोर्ट देगा, हमको हमारे साथ चलकर अपना समर्थन देगा कि इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बुरी चीज़ है। लेकिन है तो सही, आरोप तो आप लोग लगाते हैं। नहीं लगा रहे, हम तो कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हुआ है। इस बात को हमारे लीडर कहते हैं, इसी बात को हम दोहरा रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है, 27 लाख वोटर्स जो हैं उनके बारे में इलेक्शन कमीशन को नहीं पता है कि ये काबिल वोटर हैं कि नाकाबिल वोटर हैं, लेकिन फैसला ले लिया जाता है कि भाई ये नहीं डाल सकते हैं वोट। वो लोग जुडिशरी के पास जाते हैं और जुडिशरी कहती है कि यार हमेशा के लिए थोड़ी कटा है, दोबारा अपील करना, जब हो जाए तब डाल लेना, इस बार मत डालो वोट। वोटिंग राइट ही अगर आप डिनाई कर देंगे तो लोकतंत्र तो बचा नहीं रह सकता है। इस स्थिति में सर देखिए, समस्या इससे ज़्यादा है, समस्या इससे ज़्यादा है। आज मान के चलिए किसी को इसलिए बाहर किया है कि उसके नाम में कोई त्रुटि थी, उसके माता पिता के नाम में कोई त्रुटि थी, इसलिए उनको बाहर कर दिया है, वो अलग बात है। पर किसी को आपने इसलिए बाहर कर दिया कि उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा था कि ये भारतवासी है कि नहीं, ये देशवासी है कि नहीं, ये क्या भारत का नागरिक है कि नहीं, एक प्रश्न चिन्ह लगा था, और इसलिए उसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। अब वो आज वोट ना देने के बाद वो भारत का निवासी है, वो भारतवासी है कि नहीं है, एक बड़ा प्रश्न है। और लोग अब ये कह रहे हैं कि जो लोग वोट नहीं दे पाए हैं उनको वो सारी सामाजिक सुविधाएं जो मिलती हैं वो भी नहीं मिलेंगी, इसलिए कि वो अब सिटीजन नहीं है, जब तक वो ये साबित ना करे कि वो सिटीजन है। ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक और एक बहुत चिंता का विषय है। और इसका क्या प्रभाव हमारे देश पर पड़ेगा और कहाँ तक पड़ेगा, अभी इसका अंदाज़ा भी नहीं। और जो एक ख़ास समस्या इन चुनाव में थी वो ये थी कि समय बहुत कम मिला था। आप हो सकता है कि आपको निकाल दें, गलत निकाल दें, आप जाकर आपके पास 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर है, आप ठीक करा लें और वापस आप अपने रोल्स पर आ जाएं। ये संभव है, और जगह पे ऐसा हो सकता है, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो सकता है, लेकिन बंगाल में, बिहार में, असम में इसका समय ही नहीं था कि आप कर सकें। आज तक कितने लोग हैं, कितने लाखों लोग हैं जो आज ट्राइब्यूनल्स के सामने हैं बंगाल में, जिन पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। 27 लाख लगभग, 27 लाख हैं। तो 27 लाख लोग आज बिना निर्णय के बैठे हैं और उनको ना वोट देने का अधिकार है, और ये बताया जा रहा है कि उनको सामाजिक सुविधाएं का भी अधिकार नहीं होगा। तो ये कैसा सिटीजनशिप का कानून बन जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में सर, इस पूरी प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, ये सब किसी भी तरीके से इन्वॉल्व दिख रही है क्या आपको? किसको? मैं तो नहीं इन्वॉल्व था, मैं तो नहीं SIR करा रहा था। SIR जिसने कराया है उसको ही जवाब देना होगा। आपको क्या लगता है? और नहीं हुआ है ना, आपने अभी बताया कि 27 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी अर्जियां लगी हुई हैं और जिन पर निर्णय नहीं हुआ, और उनके सामने, उनकी आंखों के सामने चुनाव हो गया, और अब लोग ये कह रहे हैं कि आपको हर सुविधा जो है उसको आपसे छीन ली जाएगी जब तक आप ये साबित नहीं करेंगे कि आप सिटीजन हैं। तो ये मुझे अच्छा लगेगा? जाहिर है मुझे बुरा लगेगा। आप किसी का खाना उसके सामने से उठा के ले जाएं और कहें पहले साबित करो कि तुम सिटीजन हो, तब हम खाना तुम्हें वापस देंगे, तब तक भूखे रहो या भीख मांगो। तो ये क्या इस देश के लिए अच्छा है? इस देश की रेपुटेशन के लिए, दुनिया भर में ये देश की रेपुटेशन के लिए सही है? और ऐसी अगर कोई दुविधा थी, ऐसी कोई बड़ी समस्या थी, तो इतने दिन से, और ये मत कहिए कि कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, क्योंकि अब तो आपने ये देखा है ना कि 12 साल तो हो गए भारतीय जनता पार्टी को, तो 12 साल से भारतीय जनता पार्टी ने ये क्यों नहीं किया था? जाकर सिर्फ आपने 6 महीने पहले ये कराया, 12 साल से आपने क्यों नहीं कराया? 12 साल पहले किसी को निकाला होता तो 12 साल में अपना केस साबित करके वापस आ सकता था। NRC हुआ, आखिर जो NRC हुआ था, बंगाल में हुआ था, उसमें असम में हुआ था, उसमें समय था, लोग जा सकते थे, पहले ट्राइब्यूनल अपील कर सकते थे, हाई कोर्ट जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे, और बहुत सारे लोगों के नाम निकाले गए और फिर डाल दिए गए। अब जिसका पूरा परिवार भारत का सिटीजन है, और जो अकेले एक व्यक्ति को निकाल के बोला जाए कि आप नहीं हैं, तो उसको क्या करना होगा बेचारे को ये कहने के लिए कि मेरा परिवार यहाँ है, मेरी पैदाइश यहाँ की है, मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मैंने स्कूल में पढ़ाई यहाँ की है, और आपने मुझे निकाल दिया है, और आपने ये कह दिया है कि जब तक तुम ये साबित ना करो कि तुम सिटीजन हो तब तक आप आ नहीं सकते हो। कहाँ पे साबित करना है? उस जगह पे साबित करना है जहाँ पे फ्लड्स आते हैं, जहाँ पर पानी बह जाता है, लोगों के घर टूट जाते हैं, बह जाते हैं, वहाँ पे उसको कागज़ लेके लाना है और साबित करना है कि मैं भारत का सिटीज़न हूँ।
क्या ये सही है क्या? हम समझते हैं बड़ा दुख का विषय है। हाउ यू फाइट दिस सिचुएशन? नो, आई थिंक दिस इज वेरी सैड। ये बहुत अफसोस की ये सिचुएशन। लड़ेंगे कैसे सर इस सिचुएशन? नहीं, लड़ेंगे, इसका एक ही तरीका है। डेमोक्रेसी का तो एक ही तरीका होता है कि आप लोगों को, देखिए ऐसा है डेमोक्रेसी में ये नहीं होता। अब आपने अभी हंगरी में देखा है क्या हुआ। जिस व्यक्ति को लोग समझते थे कि हम इसको हटा ही नहीं सकते, वो हटा के नहीं, वो चुनाव हारा कि नहीं हारा। लेकिन मेरा एक मत है, और बहुत सारे लोग ये बात कहते भी हैं सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी, कि जब इंस्टीट्यूशंस कैप्चर हैं, जब इलेक्शन कमीशन की चरित्र पर और उसके काम करने के तरीके पर ही सवाल हैं, तो आप इलेक्टोरली कैसे आप चेंज ला सकेंगे? देखिए, वोट चोरी का अगर आपको अंदेशा है तो लड़ते क्यों हैं? नहीं, वो सही बात है। हम हट जाएं, हम लड़े ना। ये भी लोगों ने किया है, विश्व में लोगों ने ये भी किया है। बांग्लादेश में ऐसा हुआ था कि एक पूरी पार्टी ने 2 इलेक्शंस में कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है, आज वो पार्टी वहाँ पर सत्ता में बैठी है। उस समय तो कोई नहीं कह सकता था ये कभी सत्ता में आएंगे। कौन कह सकता था ये सत्ता में? मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं करते? लेकिन सत्ता में आए ना, वो लोग आए, सत्ता में आए। तो हर जो परिस्थिति होती है हर देश की, वो अपनी परिस्थिति होती है, और युग के साथ और समय के साथ वो बदलती है। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है, कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे जो हो रहा है इस देश में। और हमारा ये विश्वास है कि इस देश में लोगों को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को अलग अलग करने की जो भी प्रवृत्ति है और जो भी यहाँ का प्रयास है, वो अंततः सफल नहीं हो सकता। अंततः लोग जुड़े हैं, एक हैं और एक रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा इतिहास और हमारी परंपराएं जो हैं वो एकता की हैं, और एकता में के बंधन में बंधे रहेंगे। अल्पसंख्यक मंत्रालय भी आप देखते थे, मनमोहन सिंह के नाम से एक कोट चलता है सर, कि संसाधनों पे पहला हक मुसलमान का है। पोलराइज करने की जब कोशिश होती है तो ये इसको यूज़ करते हैं। ये लैंग्वेज है कहाँ की? ये संयुक्त राष्ट्र की लैंग्वेज है। जब वहाँ पर किसी चीज़ को विशेष एम्फेसिस दे देना होता है, तो ये कहा जाता है कि फर्स्ट राइट इज़ ऑफ सो एंड सो। उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे का राइट नहीं है। मतलब क्या है, आप थोड़ा सा बताएं। बड़ा सिंपल है कि हमारा आपका एक फर्स्ट राइट है कि हम खुलकर एक दूसरे से बात करें। एक फर्स्ट राइट हमारा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिक्योरिटी का राइट मेरे पास नहीं है, खाने का राइट मेरे पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास राइट अपनी बात कहने का है। परिप्रेक्ष्य को समझना होता है, कॉन्टेक्स्ट को समझना होता है। और विषय क्या था? विषय ये था कि जो आदमी वंचित रहा है, वल्नरेबल है, वंचित रहा है, उसको पहले अधिकार दे दो। उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का अधिकार छीन लो। आइडिया ये है कि अधिकार सबका है और सबका रहना चाहिए, लेकिन आप प्राथमिकता उसको दें जो वंचित है, जो वल्नरेबल है, जो कमज़ोर है, उसको आप प्राथमिकता दें। हम कर रहे हैं ना, दलितों के साथ हम ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पिछड़े वर्ग के साथ हम ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब उसको आप कौन सी भाषा का उपयोग करेंगे, कौन सी भाषा का आप प्रयोग करेंगे, उसका एक शब्द लेके कोई चिल्लाना शुरू करे और दूसरा कहे कि नहीं ये शब्द था ही नहीं, और इसकी बहस करो कि ये शब्द था नहीं। सिर्फ सिंपल है कि किसी को कुछ छीन कर किसी और को नहीं देना है। और जो सच्चर कमेटी का जो सोच थी, बेसिकली वो यही थी, वो सोच यही थी कि आप किसी से लेकर नहीं दो, बल्कि ऐसे दो कि सबको बराबर मिल जाए और सबको मौका मिल जाए और सबको ऐसा लगे कि हम एक रहेंगे तो हम सबको फ़ायदा है, हम अलग अलग नहीं। देखिए, बंटवारे के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अपार्थाइड में होता है कि आप अलग रहो, आपको वहाँ देंगे, आप अलग रहो, आपको देंगे। सच्चर कमेटी का एक ये वो था, आइडिया था, ये कॉन्सेप्ट था कि हम सबको मिलाएंगे। उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपको एक सड़क बनानी है, तो वो आप सड़क कहाँ बनाएंगे, इसको आपको तय करना होगा। सड़क अक्सर लोग वहाँ बनाते हैं जहाँ से उनको वोट मिलते हैं, वहाँ बनाते हैं। हर एमपी, हर एमएलए ये चाहता है कि हम हमको यहाँ हमारा पॉकेट कौन सा है, तो वहाँ हम सड़क बनाएंगे। चलिए, वो तो एक सोच है। दूसरी सोच ये है कि हम सड़क ऐसी जगह बनाएं जहाँ वंचित लोगों को सड़क मिल जाए। लेकिन वंचित लोगों के लिए ही सड़क नहीं होती है, क्योंकि वहाँ और लोगों को भी सड़क का उपयोग करने का मौका मिलता है। और हमारा ये मानना था कि वंचित लोग ये कहेंगे, एक बार खुश होकर ये कहेंगे दूसरों से कि देखो आज हमारी वजह से तुम्हें सड़क मिली है। रोज़ हम खड़े रहते हैं कि हमको सड़क दे दो, हमें सड़क दे दो। आज हम अपनी तरफ से तुमको एक सड़क की सुविधा दे रहे हैं, और इसलिए आप और हम और करीब आ जाएं। मतलब कमज़ोर और ताकतवर एक लाइन पे आ जाएं। मिलना हर एक को है।
समस्या तब आती अगर हम ये कहते कि भाई ये तो सब ले गए, अब आप लोगों के लिए तो कुछ बचा नहीं, हम आपको कैसे देंगे, तब समस्या आती। लेकिन ये समस्या नहीं थी, ये समस्या आज भी नहीं है। हम लोगों के पास इतना है कि सबको मिलेगा, लेकिन कोई लेकर और उस पर बैठ ना जाए ताकि दूसरों को ना मिल पाए, इसलिए विशेष शब्दावली का उपयोग किया गया था और कुछ नहीं था। लेकिन अब जिसको ये अच्छा नहीं लगा वो ये पूछता, अगर कोई ये कहता कि देखो आपके इस विचार के कारण मेरे 4 लोगों को खाना नहीं मिला, तब तो शिकायत थी जायज़। लेकिन ऐसा कभी किसी ने कहा ही नहीं कि आपके विचार के कारण मुझे नहीं मिला या मुझसे कुछ। बस विचार को टूल बनाया गया ये दिखाने के लिए कि ये मुसलमानों के पक्षधर थे, हिंदुओं के विरोधी थे। बिल्कुल, बस यही था और कुछ नहीं था। लेकिन उनको मुसलमानों का पक्षधर होने का क्या कारण था? वो सिर्फ एक बात कहते थे कि हमारा एक वायदा है, हर व्यक्ति को और हर समाज को एक वायदा है कि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप सौतेले हो, आपको हमेशा ये लगेगा कि आप हमारे अपने हो, और जो हम खाएंगे वो तुम खाओगे, जो हम पढ़ेंगे वो तुम पढ़ोगे, जो हम रोजगार पाएंगे वो तुम रोजगार पाओगे। इक्वालिटी की जो बात कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है वो इम्प्लीमेंट होगा। एब्सोल्युटली, बस इतनी सी बात थी। और जो इसका विरोध करता है वो मैं मानता हूं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का विरोध करता है, क्योंकि ये भावना तो संविधान से आती है। गोलवलकर अपनी किताब में लिखते हैं, जो दूसरे सरसंचालक थे मेरे हिसाब से आरएसएस के, वी एंड आर नेशन और डिफाइंड में, कि मुसलमान जो हैं वो एलियन एलिमेंट हैं इस देश के लिए। हिंदुओं की कृपा पर इस देश में तब तक रहें जब तक हिंदू चाहें, और रहते हुए हिंदुओं की संस्कृति अपनाएं, और जब हिंदू कह दें कि भाई नहीं रह सकते हो तो मत रहो। सेकंड क्लास सिटीज़न के तौर पर वो मुसलमानों को देखते थे। एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स जो अभी हम देख रहे हैं, जहाँ पर मुसलमानों को टिकट भारतीय जनता पार्टी तो देती नहीं है, और उसके कारण से क्योंकि इलेक्टोरल आपको बेनिफिट भी चाहिए, विन भी चाहिए, तो बाकी पार्टियों ने भी प्रोपोर्शन घटा दिया है। मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कम हो गया है और बहुत ज़्यादा कम हो गया है। क्या आपको लगता है गोलवलकर की वो लाइन जो है वो सही साबित हो रही है? वो लाइन तो तब तक सही साबित नहीं होगी जब तक हमारा संविधान है। हम संविधान, लेकिन सर रिप्रेजेंटेशन तो कम हो रहा है। नहीं, रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है, इसीलिए संविधान बार बार ये कहता है कि जहाँ रिप्रेजेंटेशन कम हो वहाँ पर आपको प्रयास करना होगा कि आप रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाएं। लेकिन जब आप बढ़ाते हैं, जैसे असम में 22 विधायक जो आए, 20 उसमें से 18 या 19 लोग मुसलमान थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और कहा गया ये देखिए मुस्लिम लीग है। ये तो गलत कहा गया ना, ये गलत कहा गया इसलिए कि मुस्लिम्स अकेले अपने वोट पे तो जीत नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पर क्योंकि जो वहाँ पे जो डिलिमिटेशन किया गया उसमें ऐसा किया गया कि सारा मुस्लिम वोट जो था वो एक जगह कर दिया गया। वो गलत बात थी। अगर दोनों जगह होता, जैसे पहले था कि आपको मेजॉरिटी का वोट भी था, माइनॉरिटी का वोट भी था, और एक साथ मिलके वो चुनाव जीतते थे, तो वहाँ पर ये स्थिति ना पैदा होती। तो ये गलती किसकी है? ये गलती उनकी है जिन्होंने ये कहा कि इन सबको एक जगह इकट्ठा कर दो, एक घेटो बना दो, सब जो एक जगह हो जाएं। होना क्या चाहिए कि हम तो ये चाहते हैं कि मिली जुली हो, ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज मिली जुली हो, ताकि हर एक वहाँ पर लड़ सके, हर एक वहाँ पर जिता सके, हर एक वहाँ पर जीत सके। तो ये हमारे लिए एक दुख का विषय है कि ये सोचकर ये कहा गया कि अगर इन सबको सीमित कर दोगे, एक जगह कर दोगे, तो 22 में निपट जाएंगे, उसके आगे जाने का इनको अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन उन्हीं 22 सीटों के जो मुस्लिम मतदाता थे, वो जब और सीटों पे अपना वोट डालते और संभवतः नॉन मुस्लिम्स के लिए भी अपना वोट डालते, तो वो देश को और मजबूत बनाता, देश को और खूबसूरत दिखाता कि नहीं दिखाता कि आप सिर्फ मुसलमान को वोट दे, हिंदू को हिंदू वोट दे। अगर हिंदू मुसलमान को और मुसलमान हिंदू को वोट देता तो हमारे देश में कितनी खूबसूरती होती और हमारा देश कितना मैं वही कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन यही बात कह रहा है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो कम हो रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि गोलवलकर की लाइन पे हम लोग बढ़ा रहे हैं? नहीं, हम गोलवलकर की लाइन पे वो बढ़ रहे होंगे जो गोलवलकर में इस को मानते हैं। हम तो नहीं मानते। नहीं, हमसे मतलब मेरा भारत की सरकार से ही, और भारत की जो व्यवस्था है वो तो मानती है ना कि वो उस चीज़ पर चलते हैं। लेकिन वो उस चीज़ पे चलते चलते जब यहाँ से बाहर जाते हैं, जब मिडल ईस्ट जाते हैं, जब वो वेस्ट एशिया जाते हैं, तो वहाँ बदल जाते हैं। वहाँ जाके गले मिलने लगते हैं, वहाँ जाके वहाँ के मुस्लिम कल्चर की बात करने लगते हैं। यहाँ आते हैं तो कुछ और बात करने लगते हैं। हम ये कहते हैं कि दिखावे में मत करो, और किसी से कोई समझौता या कोई सौदा करने के लिए मत करो। दिल से ये करो कि हम
एक देशवासी हैं, हम हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं इस देश में, और हम भाई भाई और भाई बहन बनकर ही रहेंगे इस देश में। ये हमारा संकल्प होना चाहिए, और इस संकल्प पे कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रतिबद्ध है। रवांडा में एक नरसंहार हुआ था और रेडियो रवांडा पे उसका पूरा श्रेय जाता है कि रेडियो रवांडा ने वो नरसंहार करवाया था। उस नरसंहार की भविष्यवाणी की थी प्रोफेसर ग्रेगरी स्टैंटन ने। और प्रोफेसर ग्रेगरी स्टैंटन भारत में जो मीडिया के हालात है, मीडिया जिस तरीके से नफरत फैला रहा है, जैसे कोविड आया तो मुसलमानों को कैरियर बताया गया, थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, कॉर्पोरेट जिहाद, मतलब 100 तरह के जिहाद जो है वो हम लोग सुन चुके हैं सर। प्रोफेसर ग्रेगरी स्टैंटन भविष्यवाणी ये करते हैं कि अगर मैं नरसंहार के एक स्केल पे नापूं तो भारत को स्कोर दूंगा 8। हाउ डू यू सी दिस प्रेडिक्शन? देखिए, बाहर बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रिडिक्शंस करते हैं, बहुत सारे अनुमान लगाते हैं और बहुत सारे डेटा इकट्ठे करते हैं। हमने कभी जो बाहर हम पे जो टिप्पणी की जाती है या जो हमारे बारे में कहा जाता है, हमने कभी उसको सराहाया नहीं है, हमने कभी उसे स्वीकार नहीं किया है। अगर वो सही भी हैं तो वो कितना हमारे देश के बारे में जानते हैं, हमारी परिस्थितियों से जो समझदारी से परिस्थितियों से डील कर सके वो कितना जानते हैं। इसलिए हम दूसरे देशों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, हम नहीं चाहते कि वो हमारे देश में वो कितना जानते हैं नहीं पता, लेकिन हम तो जानते हैं। आपने कहा एक उबाल रहा होगा, इसीलिए कांग्रेस जनता पार्टी को इस तरह का समर्थन रहा होगा। मैं ये कह दूं कि कांग्रेस जनता पार्टी जो है उसका ना कोई पाँव है, ना सर है, ना कुछ मैं कह सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम, कुछ हुआ है। और अगर आपने ये देखा कि उनको इतने मिलियन फॉलोअर्स मिले हैं और 2 दिन 4 दिन 6 दिन में मिले हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा। हो सकता है उसमें कुछ निकले, हो सकता है कुछ ना निकले, लेकिन हमको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी मीडिया में या कोई भी आम जनता में कोई बात फैलती है तो उस पर ज़रूर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग हर समाज में रहते हुए अगर हम समाज में जो हो रहा है उससे अलग रहें तो हम अपने लिए गलत काम करेंगे। तो इसलिए समाज की जो सोच है उसको समझने के लिए जो भी हो रहा है उस पर ध्यान देना जरूरी है। सर, आप वेटरन पॉलिटिशियन हैं और आप लोगों का काम ऑब्जर्वेशन तो होता ही है ना। उबाल की बात हम कर रहे हैं, यूथ में तो उबाल है, पेपर लीक्स हम देख रहे हैं, जॉबलेस ग्रोथ हम देख रहे हैं, जहाँ पे जॉब है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट हद दर्जे का है। जब भी कोई मूवमेंट होता है, जैसे किसानों का आंदोलन तो फिर भी सफल दिखता है, लेकिन किसानों को खालिस्तानी कह दिया गया। शाहीन बाग प्रोटेस्ट जब थे तो वो सारे पाकिस्तानी कहला दिए गए। उसके बाद जो मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका है, ख़ासतौर पे टीवी मीडिया, वो बंटवारे में लगा हुआ है, कैसे भी बांट दे, हेट के आधार पे, नफरत के आधार पे उसको फैला दे। आंदोलन की मंजूरी मिल नहीं रही है, छात्र नेता जितने भी थे वो जेल के अंदर पड़े हुए हैं, विदाउट ट्रायल्स पड़े हुए हैं। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए, और मौका नहीं मिल पा रहा है ना, मतलब मीडिया लोगों की बात नहीं कर रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट कह देता है कि वोट नहीं डाल पा रहे हो, कोई बात नहीं, अगली बार डाल लेना। इलेक्शन कमीशन जो है वो दिख रहा है कि किसी भी तरीके से शायद मैनेज्ड है, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है। इन स्थितियों को देखकर आप भारत का फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? मैं भारत का फ्यूचर बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करता हूँ। मैं मानता हूँ कि एक फेज़ आता है, युग आते हैं और युग चले जाते हैं। दुनिया में हिस्ट्री को आप देख लीजिए, हर जगह ऐसे हुआ है। और देशों को आप छोड़िए, अमेरिका की बात कर लीजिए। अमेरिका में जो हुआ, अमेरिका में वियतनाम वॉर के दौरान जो हुआ, शिकागो 6 का जो ट्रायल है, कभी आप उस फिल्म को देखेंगे तो वो आपको बताएगा कि अमेरिका में भी ऐसा हो सकता है। जो शिकागो 6 का ट्रायल था, कि अमेरिका में भी ऐसा हो सकता है। वहाँ भी वही कोर्ट सिस्टम है जो यहाँ पर कोर्ट सिस्टम है, वहाँ पर भी वही चीज़ें हैं जो यहाँ पर हैं। लेकिन वो एक युग था जिसमें कुछ हुआ और फिर उससे परिवर्तन होकर नया युग भी आया। तो नया युग यहाँ भी आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। वो हमारे समय में आ जाए या हमारे समय के बाद आएगा, लेकिन वो युग बदलेगा और युग ऐसा आएगा। मतलब काल प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं आप। खैर, गांधीज एक एक्सेस है, मेन अपोजिशन पार्टी, और उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। क्या गांधीज कैपेबल हैं? मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, रामचंद्र गुहा ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि गांधीज से आगे सोचना पड़ेगा, और आप खुद भी लिखते रहते हैं। सुनिए, देखिए, रामचंद्र गुहा ने ये नहीं कहा कि गांधी से आगे सोचना पड़ेगा, उन्होंने ये कहा कि गांधीज में कौन हो ये सोचना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने तो सर ये भी कहा ना कि अगर प्रियंका गांधी भी आती है, क्योंकि 2022 के इलेक्शन में यूपी में थी, लेकिन 2.73% वोट शेयर रहा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। वो एक विद्वान हैं और वो ज्ञानी हैं, लेकिन उनकी हर बात को हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम हर बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जिस तरह से आप अपने समाज में अपनी माँ का सम्मान करते हैं और माँ के
चरण छूते हैं। उससे ये मतलब नहीं होता है कि माँ आपसे ज़्यादा समझदार हैं, माँ हर चीज़ में आपसे आगे हैं। माँ का जो ज्ञान होता है वो एक विशेष होता है। माँ का जो सोच होती है वो विशेष होती है, जिसको आप ये मानते हैं कि हम इसको कभी कभी इसको हम फलांग नहीं सकते, इससे हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। चाहे हम कितने बड़े इंजीनियर बन जाएं, चाहे हम कितने बड़े विद्वान बन जाएं, इस चीज़ से हम अलग नहीं हो सकते, इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। ये तो मोदी जी भी मानते थे जब वो अपनी माँ के पास जाया करते थे। तो माँ का जो एक अस्तित्व होता है, माँ का जो एक सम्मान होता है, वो अपनी जगह होता है। और इसी तरह से हमारे समाज में जो हमारा रिश्ता लीडरशिप्स के साथ है, वो ऐसा ही एक रिश्ता है कि हम अपने लीडर्स को मानते हैं कि हम संपूर्ण रूप से ये मानते हैं कि हमको उनसे इंस्पिरेशन मिलता है, उनसे हमको मार्गदर्शन मिलता है और उस पर हम चलते हैं। अब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोग बदल जाते हैं, लोग नए लीडर्स ढूंढ लेते हैं। अब आपने देखा उनकी जो ममता जी की पार्टी में जो हो रहा है, लेकिन हम कम से कम इतना आपसे कह सकते हैं कि हम लोग कांग्रेस के उस धड़ से आते हैं जिस धड़ ने हमेशा ये माना है कि हमको कुछ मिले ना मिले, हमको एक जीवन में एक स्थान ऐसा मिला है और सोच का एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमको मिला है जिसको ये पर्सोनिफाई करते हैं, और इसलिए हम इनके साथ। इज योर लीडर सीरियस इनफ? गुहा साहब कहते हैं नहीं है। मैं उनको कह क्यों दूं, चले जाते हैं विदेश यात्राओं मैं पर? उनसे कह दूं कि वो सीरियस नहीं है। कितना उनको बुलाया जाता है और कितना वो ना करके जाते हैं, हम तो जानते हैं ना। मैं तो फॉरेन अफेयर्स देखता हूँ, कितने लोग हमसे ये कहते हैं कि हम बड़े नाराज़ हैं कि आप अपने लीडर को आने नहीं दे रहे, हम आपसे नाराज़ हैं कि आपके लीडर आ नहीं रहे हैं। कितनी मांग है उनकी पूरे विश्व में। प्रधानमंत्री ना होते हुए मैं समझता हूँ उनकी मांग प्रधानमंत्री से ज़्यादा है। प्रधानमंत्री का तो एक वो होता है, एक स्टेटस होता है, और उसमें तो ऑफिशियली आपको मांग नहीं पड़ता है कि प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए। लेकिन विपक्ष के लीडर होते हुए जितनी मांग उनकी विश्व भर में है, मैं समझता हूँ किसी और की कभी नहीं रही होगी। और तब भी वो उतना ही बहुत संकोच करके जाते हैं, बहुत कम जाते हैं, बहुत सोच समझ के वो तय करते हैं कि अच्छा अब हम चले जाएंगे। लेकिन जो उन पे आरोप लगते हैं वो सरासर अनर्गल आरोप हैं, क्योंकि ये जाते हैं तो हमारे देश के लिए कुछ करके आते हैं। पार्टी के लिए, जो पार्टी सत्ता में है उसके लिए कर पाए ना कर पाए, क्यों करेंगे? वो जाएंगे तो वो अपनी पार्टी की बात करेंगे, लेकिन देश के लिए बहुत कुछ करके आते हैं और इसके लिए उनका सम्मान होना चाहिए, उनको आशीर्वाद मिलना चाहिए। आपकी पार्टी के नेता से एक और बात मैं लेता हूँ, और आपने जो समय दिया था मैं इसलिए बार बार चेक भी कर रहा हूँ कि मैं उसे ब्रीच ना करूँ। सर, आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ बारात के घोड़े हैं, कुछ लंगड़े घोड़े हैं, ये फ्रेज़ चलता है। इस फ्रेज़ को एज अ सीनियर लीडर आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, उनको रचनात्मक रूप से बात कहने का अंदाज़ है उनका, बहुत क्रिएटिविटी ज़बान की लोकतंत्र में और हमारी साधारण राजनीति में बहुत कम लोगों की होती है। बहुत घिसी पिटी बातें लोग कहा करते हैं। वो जो बात कहते हैं वो बड़ी रचनात्मक होती है, बड़ी गहरी होती है, और उस पर अगर आप गौर से सोचें तो आपको ये लगेगा कि भाई यहाँ एक व्यक्ति है जिसने समाज के बारे में और जिसने राजनीति के बारे में बहुत गंभीरता से सोचा है। यही आप समझेंगे। अब जब वो ऐसा कहते हैं तो कभी कभी हमें अपने आप से ये पूछना पड़ता है कि हम भाई कौन से घोड़े हैं। बस हम ऐसे घोड़े बने रहें जिस पर विश्वास हमारे नेता को हो, और जिसको देखकर हमारा नेता ये कहे कि मेरा सौभाग्य है कि हमारे पास ये भी है। आपको क्या लगता है सर, लंगड़े घोड़े कौन कौन हैं? नहीं, देखिए, अब ये जब नेता कुछ ऐसा कहता है तो वो नेता का ही अधिकार होता है। हमारा अधिकार नहीं है कि तुम लंगड़े हो, तुम दूल्हे हो, तुम अंधे हो, तुम ऐसे हो, ये हमारा अधिकार नहीं है। हमारे लिए सारे साथी हमारे मजबूत साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के सशक्त नेता हैं सब। लेकिन किससे क्या अपेक्षाएं हैं और कौन उन अपेक्षाओं पर सही उतर पाता है, नहीं उतर पाता है, ये अधिकार जो है वो हमारे नेता का होता है, वो नेता फैसला करता है। राहुल के इर्द गिर्द एक जो टीम बन रही है वो युवाओं की है ख़ास तौर पर, उसमें वरिष्ठों की कितनी जगह है, क्या है? नहीं, देखिए, वरिष्ठों की जगह हमेशा बनी रहेगी तो युवा आगे कैसे आएंगे? हम भी कभी युवा थे, हमको भी शिकायत होती थी कि ये वरिष्ठ जो हैं यहाँ जमे हुए हैं, हमको आने नहीं दे रहे हैं, और देखते देखते हम नौजवान नहीं रहे और हम भी वरिष्ठ हो गए। तो ये तो एक रीत है कि नए लोगों को आना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। और राहुल जी का एक बड़ा कमिटमेंट है
कि नौजवानों को, नए लोगों को जहाँ तक हो सके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अब हम अपने फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट में कितने नौजवानों को लाकर उनको ट्रेन करते हैं कि आने वाले युग में, आने वाले कल को यही फॉरेन अफेयर्स की बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। हम थोड़ी हमेशा रहेंगे और हमेशा हम बात करते रहेंगे। कभी न कभी स्थान बनाना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो आपके पीछे आ रहे हैं और जो आपसे आगे यकीनन जा सकते हैं। खुर्शीद साहब ने संन्यास ले लिया है या है? नहीं, मैं अगर संन्यास लेता तो मैं आपसे क्यों बात करता? संन्यास लेता तो मैं आपसे कहता मेरे आश्रम में आओ। नहीं, देखिए, संन्यास लेकर पार्टी से अलग हो जाना एक बात है और पार्टी में रहकर और पद की अभिलाषा ना रखना दूसरी बात है। लेकिन मेरे पास तो अभिलाषा रखूँ ना रखूँ, मेरे पास तो पद है। मेरी पार्टी ने मुझे नवाजा है, मेरी पार्टी ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया है। मुझे वो वर्किंग कमेटी में रखा, मुझे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में रखा, मुझे फॉरेन अफेयर्स की जिम्मेदारी सौंपी। अब इससे ज़्यादा और क्या मिल सकता है? और चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? 24 का तो लड़े नहीं थे आप। देखिए, अब चुनाव इस बात पे निर्भर है कि पहली बार आप सोचे हैं सर, सोच के बोल रहे हैं? हाँ, सोच के बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सोच के इसलिए बोल रहा हूँ कि चुनाव बहुत कठिन होता जा रहा है। जितनी मेहनत करनी पड़ती है चुनाव में। अब एक समय था कि हम बिल्कुल आंख बंद करके उतर जाते थे कि चलो भाई चुनाव लड़ना है, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 8 महीने लगे, 6 महीने लगे। लेकिन जीवन में आप और चीज़ें भी करते हैं। अब कहीं पुस्तक भी लिखना है, कहीं पर आपको वकालत भी करनी है। वकालत में बहुत सारे लोगों की आप मदद कर पाते हैं। बहुत सारे लोग जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है कि वो वकील को पैसा दें, उनको भी जब वकालत करेंगे तो उनको हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ एक दिन के लिए वकालत का ड्रेस पहन लें और जाके उनका काम कर दें। जब चलती हुई वकालत होगी तो उनका भी काम कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब बैलेंस करनी पड़ती हैं। कब क्या किस चीज़ का समय है वो देखना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके कई कॉन्टेम्प्रेरीज, मतलब सीनियर लीडर्स भी और बहुत युवा चेहरे भी पार्टी छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जब ऐसा होता है तब कैसा लगता है? हाउ डू यू फील? मुझे आश्चर्य है कि इतना कुछ मिला और सब कुछ मिलने के बाद भी वो निराश होकर चले गए। मुझे बहुत आश्चर्य होता है और मुझे कभी समझ में नहीं आया कि क्यों गए। क्योंकि जिन्होंने सत्ता देख ली वो सत्ता देखने के बाद सत्ता जाने पर चले जाएं कहीं और सत्ता की होड़ में, मुझे नहीं समझ में आता। बहरहाल उनका निर्णय है। वो किसके जाने का सबसे ज़्यादा दुख है आपको? नहीं, बहुत सभी लोग थे, सभी लोग बहुत अच्छे थे और दुख उनका ज़्यादा है जो अब रहे नहीं, दुनिया में लोग रहे नहीं, उनका ज़्यादा दुख है। जैसे? लेकिन अब जैसे अहमद भाई थे, अहमद भाई नहीं रहे, तो अहमद भाई एक स्तंभ थे हमारी पार्टी। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जो चले गए। जो दूसरी पार्टी में चले गए वो चले गए, उनकी इच्छा थी, वो अपनी इच्छा से वहाँ गए। उनका कोई दुख नहीं, वो खुश रहे। लेकिन जो लोग अब नहीं हैं पार्टी में मतलब जीवन में नहीं है, उनके लिए ज़रूर उनका दुख होता है, दिल ढूंढता है, उनके लिए दुख होता है। आखिरी सवाल है सर, सनराइज ओवर अयोध्या आपने किताब लिखी, नैनीताल का आपका घर तोड़ दिया गया, थोड़ी सी आग लगा दी थी किसी ने। क्या लगा था? क्या ऐसा लिखा था? पता नहीं क्या बात थी। मुझसे वो लोग मिलने आए, वो कहा कि हम तो यहाँ आए थे, आपके यहाँ गेट नहीं था तो हम अंदर घुसते चले गए। मैंने कहा किताब पढ़ी है आपने कभी? तो कहा किताब नहीं पढ़ी है। तुमने कहा ले लो किताब की, हमने कॉपीज दे दी। मैंने कहा पढ़ लो, कम से कम पढ़ लोगे तो ये तो समझ। किस बात से दिक्कत थी उन लोगों को? नहीं, आपके प्रेस वाले नहीं, किसी ने उसमें से एक शब्द निकाल कर उठा कर ये कह दिया कि ये हिंदुओं का विरोध है इसमें। जबकि पूरी किताब है वो उस सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या के जजमेंट को सपोर्ट करती है, उसका समर्थन करती है, समझाने की कोशिश करती है और फिर ये उम्मीद करती है वो किताब कि अब इसके बाद अब ऐसे विवाद और ना हो। लेकिन वो किताब तो कहती है ना, हिंदुत्व जो है वो सिमिलर टू दैट आइडिया ऑफ ISI। नहीं, एक खास किस्म का हिंदुत्व कई किस्म का होता है ना। हिंदुत्व एक होता है जो हिंदू धर्म से संबंधित है, एक होता है जो पॉलिटिक्स से संबंधित, पॉलिटिकल आइडिया जो है। तो अगर आप पॉलिटिक्स से किसी भी धर्म को संबंधित करोगे तो उस धर्म को सही रूप से देखने की क्षमता आपकी जाती रहेगी। धर्म को धर्म समझो, बड़ा खूबसूरत धर्म है, हिंदू धर्म बड़ा खूबसूरत धर्म है, इस्लाम धर्म बड़ा खूबसूरत धर्म है, ईसाई धर्म बड़ा खूबसूरत धर्म है, जैन धर्म बड़ा खूबसूरत धर्म है। उसको धर्म ही रहने दो, उसको राजनीति में ना लाओ। ये इतना ही हमारा संदेश है। और मैं थोड़ा सा लालची हो रहा हूँ सर, एक सवाल मेरे मन में, क्योंकि कानूनविद हैं आप। अयोध्या का जो पूरा फैसला आया
और जिस बेंच ने किया उसमें से 3 लोग पोस्ट रिटायरमेंट बहुत कुछ उन्हें मिला। गोगोई साहब जो हैं वो राज्यसभा में चले गए, गवर्नर बने बेंच के एक सदस्य। उसके बाद चंद्रचूड़ साहब जब रिटायर होते हैं तब कई बयान उनके आए कि जब मैं वो फैसले वाला दिन था उससे पहले राम जी से मैंने पूछा या मंदिर में। एक लॉयर के तौर पे आप कैसे देखते हैं, वॉज दैट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? बहुत कठिन एरिया है कानून का, बहुत कठिन एरिया है। ये हम ना भूलें कि उस फैसले को जैसा भी उन्होंने परिप्रेक्ष्य समझाया हो, उस फैसले में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये फैसला आस्था पर नहीं है। आस्था पर नहीं है, ये कानून पर है। ये फैसला आपको लगता है आस्था नहीं है? नहीं, बिल्कुल लगता है कि इसमें आस्था कहीं नहीं आई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ ये राम जन्मभूमि है, ये हमको दे दीजिए, और कोर्ट ने जवाब में ये कहा था कि जन्मभूमि है उसका आप सम्मान करिए, लेकिन कानून में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि जन्मभूमि कहकर आप उसको ले सकें। हाँ, अगर प्राण प्रतिष्ठा हो और कहीं पर कोई मूर्ति हो और भगवान की मूर्ति स्थापित की जाए प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो सवाल कुछ और होता है, वो कानून में उसकी ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं, प्रॉपर्टी लॉ हैं, उसकी बुनियाद पर हम फैसला करेंगे किसका पोजेशन था, किसका पोजेशन रहा, और उस बेसिस पर हम आपकी जगह देंगे। और उस बेसिस पर, क्योंकि सब ने ये माना था कि बाहर चबूतरे पर पोजेशन हिंदू समाज का रहा था, इसलिए बाहर का जो चबूतरा था वो हिंदू समाज को देना था। अंदर जहाँ पर जो क्लेम मुसलमानों का था, उस पर कोर्ट ने कहा वो तो दुर्भाग्य से गिरा दिया गया है, क्योंकि दुर्भाग्य से गिरा दिया गया है। हम थोड़ी सी जगह आपको देंगे तो उसमें आपको क्या मिल पाएगा, हम आपको 5 एकड़ ज़मीन दे देते हैं वहीं पर। लेकिन जब पोजीशन की ही बात थी, चबूतरे पे हिंदू कम्युनिटी के लोग थे या उनका पोजीशन था, तो ठीक था पोजीशन उन्हीं को, कानून में जो उसका फैसला है वो जगह उन्हीं को मिलनी थी। जो हिंदूज का पोजीशन था वो उनको मिली, जहाँ मुस्लिम पोजीशन था वो उनको मिलती, लेकिन वहाँ कुछ था ही नहीं, टूट चुका था। तो उन्होंने कहा कि चलो इसको हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 142 में हम इस पूरी समस्या का एक समाधान निकाल लें। हम यहीं पर आपको 5 एकड़ ज़मीन दे दें, आप अपना मस्जिद बनाओ, ये अपना मंदिर बनाओ। 1992 के डिमोलिशन को गलत माना गया था, कहा कि गलत था, लेकिन उसको लेकर तो कुछ आया नहीं ना, क्या हुआ उनका जिन्होंने डिमोलिश किया? आया नहीं, इसलिए कि उस वक्त कोर्ट ने ये कहा कि चलिए ये मौका ढूंढकर हम हमेशा के लिए एक समाधान निकाल लें। तो उसमें तो कोई गलती नहीं है, वो तो रोज़ कोर्ट करता है। जब आपका कोई मैरिज वो होता है, फैमिली झगड़ा होता है और हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, तो कोर्ट 142 में कहता है चलो हमने आपको डिवोर्स दी, अब ख़त्म करिए, चाहिए ख़त्म करिए, हमेशा के लिए ख़त्म करिए। कोर्ट ये भी कह सकता है कि नहीं, आप वापस जाइए फैमिली कोर्ट में, वहाँ 30 साल और लड़िए। लेकिन अक्सर क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब भाई मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोग एक साथ रह सकते हो, हम आपको यहीं डिवोर्स दे देते हैं। जब सिविल मैटर्स होते हैं, फैमिली वाली जो आप बात की आपने, तो 2 पक्ष होते हैं, उनमें से एक पक्ष को थोड़ा झुकना पड़ता है, और कहते हैं ना रिश्ते चलाने के लिए एक को थोड़ा झुकना पड़ेगा, कभी ना कभी ऐसा होता है। क्या लगता है आपको, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष कौन झुका अयोध्या फैसले में? नहीं, देखिए किसी को झुकने की आवश्यकता नहीं थी। मामला ये सिर्फ था कि इसको हमेशा के लिए समाप्त कर दीजिए। समाप्त हो पाया सर? और समाप्त हुआ कि नहीं हुआ ये आपको तय करना होगा, इसलिए कि उसके बाद और जगहों पर ऐसे विवाद खड़े किए गए, जबकि वहाँ पर लक्ष्य इस बात का था कि ये एक विशेष जगह है, और इस विशेष जगह को लेकर जो कानून बना था, पार्लियामेंट ने कानून बनाया था, उस कानून में भी इसको अलग रखा गया था। लेकिन वो जो नारा हुआ, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बन गई, गलत है ना, वो नारा गलत है ना, इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, उस सब सुप्रीम कोर्ट के करे हुए पर ये नारा नहीं लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, उसको जो लोग कहते हैं कि वो गलत किया, उसको मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पे नहीं किया, हिंदू धर्म की बुनियाद पे नहीं किया, बल्कि ये कहा कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर्टी लॉ पर इसको तय करेंगे। और तय करने के लिए अगर वो थोड़ी सी जगह, खाली जगह दे देते और कहते मस्जिद यहाँ बनाओ, जहाँ जगह नहीं थी मस्जिद बनाने की, उसकी जगह उन्होंने कहा कि हम आपको 5 एकड़ ज़मीन दे देते हैं, आप 5 एकड़ ज़मीन ले लीजिए और वहाँ मस्जिद बना लीजिए। तो कोर्ट की तरफ से और क्या किया जा सकता था? इतना ही कर सकते थे, और तो नहीं कुछ कर सकते थे।
लेकिन पॉलिटिकली वो चार्जअप तो रहा मामला, और उसको और नहीं, आप पॉलिटिकली आप किसी चीज़ को चार्ज अप कर दीजिए। अगर आप इस मुल्क को खुशहाल रखना चाहते हैं और प्रगतिशील बनाना चाहते हैं और मिलजुल कर इस मुल्क में रहना चाहते हैं, तो आप पॉलिटिकली सचार्ज चीज़ों को समाप्त करें, उनको छोड़ दें और अच्छी बातों पर सोचना समझना कर दें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात होगी। पानी आँख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। तो जहाँ आग लगे वहाँ पानी डालने की कोशिश होनी चाहिए सभी की। खुर्शीद साहब ने अंत में तो यही कंक्लूसिव रिमार्क दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब हमसे बातचीत करने के लिए। और खुर्शीद साहब जैसे पर्सनैलिटी के साथ 50-55 मिनट में बातचीत पूरी नहीं होती। मैं लोभी बन के बहुत सारा कुछ पूछने की कोशिश की। बातचीत आपको कैसी लगी ये जानने का इंतजार रहेगा, कमेंट सेक्शन बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मैं गुजारिश करता हूँ कि आगे भी एक लंबा समय हमें आप और करेंगे ज़रूर करेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया।